नमस्कार। बीच बहस के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल। बात है धन्वंतरि, जयंती और आयुर्वेद की। जी हाँ, जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि पंचम वेद है। जिस तरीके से हमारे भारत में वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और पंचम वेद के तौर पे हम आयुर्वेद को देखते हैं कि आयु को बढ़ाने वाली बात आती है। अब शब्दों की अपनी अपनी एक तासीर होती है। आयु अपने आप में एक अर्थ रखती है और वय अपने आप में एक अर्थ रखता है, लेकिन वो अर्थ हमारे तन, मन, धन और जीवन के साथ में कैसे जुड़ा होता है और कैसे हम इसे रेनबो ऑफ लाइफ बना सकते हैं, जो लाइफ न केवल हमारी हो बल्कि हमारे साथ साथ में हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे देश और विश्व मानव के तौर पर अगर हम देखें तो इस पूरी सृष्टि के सम्यक कल्याण के लिए भी हो। और इसी के लिए आयुर्वेद लगातार आपके साथ में काम करता है। आप रुग्ण, आप बीमार हो ही ना बल्कि स्वस्थ हो और स्वस्थ मस्तिष्क के साथ साथ आगे बढ़ें और इस संसार को भी स्वस्थ बनाने में अपना योगदान अवश्य दें। आज का हमारा यही विषय है, धन्वंतरि, जयंती और आयुर्वेद। और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित है डॉक्टर आभा सिंह जी। आप आवासीय चिकित्सा अधिकारी हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में। डॉक्टर आभा जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन दूरदर्शन। नमस्कार आभा जी, फर्स्टली आयुर्वेद और धन्वंतरि, जयंती, आयुर्वेद के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं और इसलिए आयुर्वेद से हर कोई अच्छे तरीके से एक पहचान भी बना के रखता है। बचपन से ही किसी ने अदरक के तौर पे, किसी ने हल्दी के तौर पे, किसी ने हींग के तौर पे आयुर्वेद से संबंधित किसी न किसी चीज़ का सेवन किया ही होता है। और कोविड-19 के बाद में तो आयुर्वेद का एक हाइप लोगों में बढ़ा ही बढ़ा है। सर्दियों का मौसम आने वाला है, लोग च्यवनप्राश का सेवन करेंगे। धन्वंतरि, जयंती और आयुर्वेद, इन दोनों को एक साथ आप जोड़ के कैसे देखती हैं? जी, धन्वंतरि जयंती धनतेरस के दिन बेसिकली मनाया जाता है वैसे। और ये इसका एक पुरातत्व जो महत्व है वो ऐसा है कि भगवान धन्वंतरि जी का उद्भव, उनका जन्म समुद्र मंथन में इस दिन हुआ था। इस वजह से इसकी विशेषता है और धन्वंतरि दिवस ये मनाया जाता है। और भगवान धन्वंतरि जब समुद्र से निकले थे तो उनकी 4 भुजाएं उनमें देखेंगे आप। अगर उनकी फोटोज देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 4 भुजाएं हैं। ऊपर की 2 भुजाओं में एक में शंख है और एक में चक्र है। तो जैसे शंख होता है वो नाद और ध्वनि का प्रतीक होता है। तो शंख बजाते हैं तो जितनी भी नकारात्मक एनर्जी है वो सारी चली जाती है और सकारात्मक और पॉजिटिव एनर्जीज हमारे अंदर आती है। एक तो ये। दूसरा चक्र है। चक्र ये दर्शाता है कि मतलब सुदृढ़ता है और ये दूरदर्शिता है, ये उसका प्रतीक है। फिर बाकी के जो दोनों भुजाएं हैं उसमें देखेंगे आपकी एक हाथ में जलौका है। जलौका जो कि शल्य तंत्र का प्रतीक होता है। इससे ये पता चलता है कि भगवान धन्वंतरि भी शल्य तंत्र के प्रतीक थे हैं और दूसरे हाथ में अमृत कलश है। तो इससे ये पता चलता है कि जो भी आयुर्वेद का सेवन करते हैं या आयुर्वेद को अपने जीवन में अच्छे से उतारते हैं वो कहीं ना कहीं अमरता की ओर बढ़ते हैं। तो हाँ, तो ये इसके पीछे की स्टोरी है। और भगवान धन्वंतरि के हाथों ही एक तरह से इस लोक में आयुर्वेद का पदार्पण हुआ और जिस वजह से हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो इस वजह से ये धन्वंतरि दिवस के नाम पे मनाया जाता है। और इसीलिए 28 अक्टूबर 2016 को सरकार ने निर्णय लिया कि इसको ही धनतेरस का दिन या धन्वंतरि जयंती के दिन को ही हम आयुर्वेदा डे के दिन में सेलिब्रेट करेंगे। तो इसको मनाने के तहत हम हर साल एक नए थीम के साथ आगे आते हैं। तो इस बार जो मनाया जा रहा है 7वां आयुर्वेद दिवस है। अच्छा। हाँ, और इस बार का जो थीम है वो है हर दिन हर घर आयुर्वेद। जैसा आपने बोला कि हर घर में आयुर्वेद होता है अदरक के फॉर्म में, हींग के फॉर्म में, बात सही है। तो इस तरीके से है और ये थीम भी इस बार का ऐसा ही है। और इस बार की जो नोडल एजेंसी सरकार ने सेलेक्ट किया है वो है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में। और वो पिछले 6 हफ्तों से लगभग 42 दिन, मतलब 22 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर तक का उनका जो है जर्नी, वो हर हफ्ते नए नए थीम के साथ आयुर्वेदा डे का सेलिब्रेट कर रहे हैं। और फाइनली 23 अक्टूबर 2022 को वो आयुर्वेदा डे वहीं सेलिब्रेट होगा। फैंटास्टिक, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ पर चूंकि अमृत कलश की बात हुई है, थोड़ी सी ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि विश्व के एक बड़े साइंटिस्ट ने ये चखना चाहा था कि जो जहर होता है सबसे
का जो खतरनाक जहर जिसको कहते हैं उसका स्वाद कैसा होता है, और वो एक तरीके से मृत्यु के शायद अंतिम क्षणों में भी था, और उसने चक्कर के केवल उतना लिख पाया था कि ये मीठा होता है, और जो दवाएं होती हैं वो तो बड़ी कड़वी होती हैं। अब बच्चों को आयुर्वेद जब दिया जाता है कोई चीज़ काढ़ा या उसके फॉर्म में, तो उनको लगता है कि सिरप जो लेते हैं ना ऑरेंज फ्लेवर वाला, वो तो बड़ा मीठा होता है, वो तो हम ले लेते हैं। आयुर्वेद में किस तरीके से बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें दी जाएं जो उन्हें लेने में भी सुविधाजनक हो, उनके स्वाद के लिए हो, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा समझता नहीं है कि मेरे लिए क्या सही और क्या गलत, उसे थोड़ा ज़बान का भी टेस्ट देना ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। ज़्यादातर औषधि जो आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं उनका स्वाद थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हाँ, जो लेने में इजी नहीं होता है सबके लिए। बहुत लोग तो बहुत ही आसानी से ले लेते हैं। रही बात बच्चों की, तो बच्चे थोड़ा सा टेस्ट ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए ऐसा होता है कि हम उस शहद में मिला के दे रहे हैं कोई चीज़, या समटाइम्स हम चॉकलेट में डाल के देते हैं, दूध में मिक्स करके देते हैं, शुगर के साथ, तो उनको किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है, बहला फुसला के तो ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब टेस्ट उनको वही दिया जाए जो एक्चुअल टेस्ट है आयुर्वेद के उसका। और रही बात, टेस्ट पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये असली अमृत तो यही है। आप ये कह लो कि अगर कड़वा है तो लेकिन अमृत है, अमृत यहाँ पे कड़वा है। नहीं, आपने अच्छा बताया, पहली बार मैंने सुना कि ना चॉकलेट के फॉर्म में भी ये दिया जा सकता है। तो अगर वो एक तरीके से ये सब नवाचार ही है कि किस तरीके से आयुर्वेद में हम लगातार नवाचार कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आजकल आभा जी, फिटनेस का एक बहुत जो है वो चलन हो रखा है, और हम लोग सरकारों में भी ये देखते हैं कि फिट इंडिया मूवमेंट होता है, खेलो इंडिया मूवमेंट होता है, तन मन धन की शक्ति की बात होती है। लेकिन जिमिंग में, वर्कआउट्स में जब हम युवाओं को देखते हैं, लाइक प्रोटीन शेक्स के डिब्बे जो होते हैं उनके हाथों में होते हैं, और वो बहुत महंगे भी बिकते हैं, और उसे वो पीते हैं। क्या आयुर्वेद में प्रोटीन शेक्स को रिप्लेस करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ली जा सकती हैं जिनका साइड इफेक्ट भी ना हो और वो उससे ज़्यादा महत्ता रखे और उनको लाभान्वित भी करे? हाँ, बिल्कुल, काफ़ी चीज़ें हैं आयुर्वेद में। पहले तो युवाओं से मेरा आग्रह होगा कि इस तरह की चीज़ों का सेवन नहीं करनी चाहिए, और अगर आप कर भी रहे हैं किसी भी फॉर्म में तो काफ़ी लिमिटेड फॉर्म में, क्योंकि नेचुरली बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं जो आप बहुत आसानी से ले सकते हैं। जैसे आयुर्वेद में आप ले लो अश्वगंधा, शतावरी, ये सब चीज़ें मतलब मसल बिल्डिंग और आप बॉडी बिल्डिंग की जब बात करते हैं तो ये आती है, आप ले सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग और या मीट के फॉर्म में भी आप अच्छी प्रचुर मात्रा में वो प्रोटीन ले सकते हैं। और रही बात वेजिटेरियन में, तो पनीर है, दूध है, और त्रिफला हो गया, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लड्डूज बनाते हैं, जैसे गोंद के लड्डू हो गए, और ये सब के फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। बादाम हो गए, ड्राई फ्रूट्स भी आप काफ़ी तरह से ले सकते हैं, अंजीर हो गया। और अगर सिर्फ वेट गेन की बात है तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, मतलब द्राक्षास हो, द्राक्षा रेस्ट, ये है, काफ़ी चीज़ें हैं। आप बनाना फूड के फॉर्म में भी काफ़ी चीज़ें ले सकते हैं। अब आभा जी, अगर हम यूं कहें इस तरीके से, क्योंकि हर देश में अपने अपने मौसम होते हैं। हम लोगों ने हिंदी फिल्मों में गाना सुना कि एक बरस में मौसम चार, लेकिन हमारे यहाँ मौसम षड ऋतुओं की बात आती है। शारदी ऋतु हमने देखा, हेमंत ऋतु आ रही है, शिशिर आएगी। तो ऐसे में इन ऋतुओं के हिसाब से देखें, ऋतुचर्या के अनुसार अगर हम देखें, तो फिर क्या कुछ ऐसा होना चाहिए कि इस ऋतु में आप अगले 60 दिन या अगले 90 दिन, या मैं इसको यूं कहूं कि आप अगले 90 दिन जो है वो जिस तरीके से खून जो है वो 90 दिनों में बन जाता है, तो पुराने पाप जो है आपके स्वास्थ्य के वाले वो धुल तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ आप थोड़े नहा धो लेंगे। तो वो 90 दिन तक क्या करें अगर हम आज से शुरुआत करें? देखिए, आज से शुरुआत तो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि इस चीज़ को हमेशा डेली में अपनाना चाहिए, और इसको बिल्कुल अपनी हैबिट बनानी चाहिए, तब जाके आपको लॉन्ग टर्म में काम आएगा। कोई ऋतुओं तो हमेशा बदलती रहेंगी, आज अभी शरद है, फिर हेमंत आएगा, फिर कल को वर्षा भी आएगी, तो क्यों ना हम हमेशा अपने आप को फिट रखें, हर मौसम के अनुसार हम चल पाएँ, ऐसा हम खुद के शरीर को बनाएं। तो इसके लिए जैसे आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार है, आप ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या, इन सबको बहुत अच्छे से फॉलो करें। जैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त होता है जैसे सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले स्टार्ट होता है एंड 48 मिनट्स पहले वो एंड होता है। ये टाइम इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आप इस टाइम में कोई आसन कर रहे हैं, या फिर बच्चे जो स्कूल जाते हुए बच्चे हैं वो पढ़ाई करने उठते हैं, तो आप
पहले के ज़माने में भी ये सब चीज़ें ज़्यादा चलती थी कि सुबह उठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छे से रिटेन कर पाते हैं, और कोई भी एनवायरमेंटल ऐसा कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, सोशल डिस्टर्बेंस नहीं होता, जिस वजह से हम कंसंट्रेट ज़्यादा कर पाते हैं। और अगर इस टाइम में हमने व्यायाम किया या ध्यान किया तो इसका भी इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पे, हमारे माइंड पे बहुत अच्छा आता है। तो एक तो ये हो गया, सुबह उठ के फिर आपने नित्य व्यायाम किया, और हमेशा करना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ 90 दिनों के लिए हमने आज स्टार्ट किया और फिर कल को ज़्यादा ठंड पड़ी, हेमंत ऋतु आई और शिशिर ऋतु आई, हमने छोड़ दिया, तब हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अब जैसे अग्नि तीक्ष्ण होती है इस टाइम पे आगे, और ये जो शरद ऋतु है इस समय पित्त का प्रकोप ज़्यादा होता है, आई मीन जो थोड़ा अग्नि रिलेटेड व्याधियां हैं वो ज़्यादा आपको अटैक करती हैं। तो इसमें बहुत मतलब अवेयर रहने की ज़रूरत है, बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हमें हमेशा सुपाच्य चीज़ें खानी चाहिए, लाइट, आपको भूख जितनी है उतनी खाइए, ओवर ईटिंग कभी मत कीजिए। और टाइमली खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ये जैसे अध्यसन और विषमासन टाइप की बात कही गई है आयुर्वेद में, तो इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। उष्ण जल का पान निरंतर करते रहिए, वो आपके डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो इन सब चीज़ों को आप कीजिए अपने नित्य जीवन में। आंवला का सेवन कीजिए, विटामिन सी काफ़ी होने चाहिए, है ना। तो इवनिंग टाइम में आप प्राणायाम कीजिए, इवनिंग टाइम में आप ध्यान कीजिए, दैट दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब बात ब्रह्म मुहूर्त की तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये भी देखना चाहूँगा, बिकॉज हम लोग जब सुबह उठते हैं तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं काम करने के लिए, लेकिन अगर हम आइडियली एक्सीलेंस के तौर पे आगे बढ़ें और 1 घंटा 36 मिनट पहले की जो आपने बात की है, तो हमें स्टार्ट कैसे करना चाहिए? अगर आप शुरुआत होते हैं, बिकॉज कोई भी व्यक्ति कभी कहीं से भी शुरुआत कर सकता है, लाइक जब तुम जागो तभी सवेरा, तो अगर उसने सवेरा कर लिया अपने जीवन का, 1 घंटा 36 मिनट पहले वो उठ गया है, तो हाउ शुड वी स्टार्ट? हम लोग पहले जाकर के अपना प्राणायाम करें, ध्यान करें, या फिर हमें शुरुआत सबसे पहले स्नान से करनी चाहिए कि आप नहा धो लिया, आपने पूजा पाठ किया और फिर आप शुरू करें, व्हाट एवर जो भी आप शुरू करें? नहीं, बेटर तो यही होता है, पहले तो आपने नित्य कर्म से निवृत्त होइए, उसके बाद आप सीधे व्यायाम कीजिए। व्यायाम करने के बाद कम से कम आधा घंटा डेली हमें व्यायाम करना चाहिए। उसके बाद जैसे आयुर्वेद में वर्णित है कि फिर आप कोष्ण जल से, जैसे ल्यूक वार्म वाटर से आपका स्नान करना ज़रूरी होता है। तो इससे आप फ्रेश भी फील करते हैं और जो भी आपकी जो एक्सक्रीटरी चीज़ें हैं वो निकल जाती हैं बॉडी से, और मतलब आपके हेल्थ पे अच्छा इफेक्ट आता है। उसके बाद आप लाइट फूड ले सकते हैं, इस टाइप से आप स्टार्ट कर सकते हैं दिन को स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद में आपका जब ये ऐसे दिन स्टार्ट हो जाएगा तो आपका दिन बनेगा ही बनेगा और थोड़े प्रफुल्लित भी आप रहेंगे। सीनियर सिटीजन्स की थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा, बिकॉज आजकल थोड़ी सी एक समस्या ये आती है कि अगर हवाएं चल रही हैं, बादल हो रहे हैं, तो लोगों के घुटने जो हैं वो दुखने लगते हैं, दर्द करने लगते हैं, और बहुत जल्दी ही उसके बारे में अगर आप किसी डॉक्टर से मिलेंगे तो आधी बार तो यही आता है कि आपके घुटने जो रिप्लेस करने पड़ेंगे, और रिप्लेस करने होंगे तो उसका भी कोई बहुत ज़्यादा रिजल्ट हो हर बार, ये कोई आवश्यक नहीं है। तो हम अपने घुटनों को बेहतर कैसे बना सके, और ये शुरुआत जो है कैसे हम, कब से हमें ध्यान रखना शुरू कर देना चाहिए, और अगर कुछ गड़बड़ है तो उसका इंडिकेशन कैसा होता है? अच्छी बात है। ये एक्चुअली अगर हम डेली व्यायाम करेंगे तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई नौबत आएगी। और जैसे पादुका होती है हमारी, आई मीन जो हमारा फुटवेयर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल में। क्योंकि अगर कभी हम उबड़ खाबड़ जगह पे चल रहे और हमने यूं ही कुछ भी पहन लिया है जो कि नीचे से कंफर्टेबल नहीं है, तो आपको बहुत तरह की व्याधियाँ हो सकती हैं, है ना। और रही बात इसका वेट कंट्रोल, वेट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। खान पान पीना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं सजेस्ट करूंगी कि जैसे गोंद के लड्डू हमेशा खाना चाहिए, है ना। ये हमारे घुटने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। और जैसे अभ्यंग, हमेशा नित्य अभ्यंग करके सोना चाहिए रात्रि को, ऐसा बोला गया है। तो तलवे में आप या फूट में पूरी तरह से अभ्यंग कीजिए, आपको इससे नींद भी अच्छी आती है और भूख का भी अच्छा है, इससे नेत्र ज्योति भी अच्छी रहती है और आपको ये सब प्रॉब्लम्स भी जल्दी नहीं आएंगी। और हमेशा एहतियात बरतना चाहिए कि जैसे ही ठंड का आगमन हो गया, ये इस तरह से जो सीज़न चेंज हो रहा है, आप ऑयलिंग ऐसे कीजिए जैसे वात शामक ऑयल होते हैं, जैसे महानारायण तेल हो गया। बच्चों को भी ऐसे जैसे डाबर लाल तेल अमूमन घरों में यूज़ होते हैं, तो इन सब चीज़ों का प्रयोग करते रहना चाहिए। तो आई थिंक अगर शुरू से हम केयर करेंगे तो इसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और रही बात नी रिप्लेसमेंट की, तो ये तो बिल्कुल ही लास्ट स्टेज पे अगर आप कभी बहुत ही मजबूरी होगी तो सोचिए। लेकिन आयुर्वेद ये कहता है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, अगर आप स्वस्थ हैं, आपके स्वास्थ्य की रक्षा करना आयुर्वेद सिखाता है, तो ये नौबत ही ना आए। और अगर कहीं से आ भी गई तो उसका इलाज भी आयुर्वेद में है। जैसे हमारे यहाँ पंचकर्म थेरेपी होती है, ये सब, तो ये चीज़ों को काफ़ी प्रोलॉन्ग करती हैं और बहुत हद तक पेशेंट ठीक होके जाते हैं।
फैंटास्टिक। आपने जब ये कहा कि आयुर्वेद सिखाता है, क्या आयुर्वेद एक सामान्य व्यक्ति, बिकॉज आपने आयुर्वेद के लिए डिग्री ली है, डॉक्टर्स हैं, लेकिन अगर सामान्य व्यक्ति चाहे कि मैं भी कुछ आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर लूँ, तो देयर इज समथिंग लाइक, कुछ है इस तरीके का कि आप इस तरीके का छोटा कोई कोर्स कर सकते हैं या आयुर्वेद को सीख सकते हैं, कम से केवल अपने लिए या केवल अपने परिवार के लिए, तो ऐसी कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं? हाँ, बहुत तरह के सर्टिफिकेट कोर्सेज चलते हैं, हमारे संस्थान में भी चल रहे हैं और भी संस्थान में, आयुर्वेद के संस्थान में चलते हैं। इसके अलावा आप जर्नल्स पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, जो कि ऑलरेडी आपको फ्री ऑनलाइन अवेलेबल है कहीं से भी। बट मैं यही आग्रह करूँगी सबसे कि मतलब इधर और उधर से कुछ भी उठा के, जब तक कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, आप उसको ज्ञान ग्रहण मत कीजिए, क्योंकि आयुर्वेद के नाम पे आजकल बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कोई कुछ भी बोल दे रहा है तो और उसको आप यूज़ कर लेते हो बिना कुछ क्रॉस उसको वेरीफाई किए हुए। तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप प्लीज़ कोई भी चीज़ करने से पहले एक ऑथेंटिक चिकित्सक के पास जाइए, क्योंकि देखिए आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र है जो आपके प्रकृति, हर व्यक्ति की प्रकृति बॉडी की अलग अलग होती है। तो आपकी प्रकृति देख के हम डिसाइड कर पाते हैं कि आपको कौन सी व्याधि हो रही है और आपको कौन से इलाज चाहिए, आपका कौन सा खान पीन होना चाहिए और वो किस मात्रा में और कितने हद तक होना चाहिए। तो ये तो कोई परामर्शदाता अच्छे से ही बता पाएगा। अदरवाइज कोई भी यूं ही चल के बोले रे फलां के घर में ये हुआ था, उसने ये खा लिया तो ठीक हो गया, तो हो सकता है वो आपकी बॉडी पे ठीक ना हो। तो फिर इससे कहीं ना कहीं आयुर्वेद भी बदनाम होता है। हाँ बिल्कुल, अब आयुर्वेद नहीं बदनाम होता है और आप भी कहीं ना कहीं सफ़र करते हैं। आवाज जी, खान पान के आपने 2-3 बार बात की। अब हम कई लोग हम ये सोचते हैं कि भाई छोले भटूरे खाना तो हम नहीं छोड़ सकते, समोसे कचौड़ी के बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, पिज़्ज़ा तो हमको खाना पड़ेगा। तो क्या ऐसा है कि आयुर्वेद के मुताबिक आपको इन सब चीज़ों से बिल्कुल परहेज रखना है, नहीं खाना है, या फिर ऐसी भी कोई चीज़ है कि आपके, अगर आपका शरीर एकदम स्वस्थ है तो जिस तरीके से कहा जाता है कि आप अच्छा है आपका पेट तो आप लोहा भी चबा जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होता लेकिन हाँ, फिर भी जितना कोशिश हो हेल्दी फूड खाना चाहिए। और हाँ, आज के टाइम पे हम जंक फूड अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जैसे सपोज जैसे अभी शादी ब्याह का सीज़न आ रहा है तो लोग खाएंगे ही, है ना। आप शादी ब्याह में जाएंगे, फोर्स भी किया जाएगा आपको, लेकिन खाइए, लेकिन लिमिटेड। आपको कितना खाना है, आपको क्या खाना है, क्या छोड़ना है, यू हैव टू डिसाइड। और अगर आपने ले भी लिया है कुछ हैवी, तो नेक्स्ट डे का जो रेजिम है वो तो आपके कंट्रोल में है। आप उस अगले दिन फास्टिंग कीजिए, या तो कुछ ऐसा लाइट खाइए जो उसको कंपनसेट कर सके। उष्ण जल का सेवन कीजिए जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो ये है। और बाकी कोशिश कीजिए कि फ्रेश खाना और गर्म खाना खाएं। हम लोग अगर बात करें कि हमें हर वीक में एक बार या 15 दिन में एक बार ये चीज़ कर लेनी चाहिए, इससे एक्चुअली बॉडी रिजुविनेट हो जाती है, उसका एक परीक्षण हो जाता है और वो ठीक हो जाता है, तो ऐसा कुछ है 7 दिन में, 15 दिन में, महीने में एक बार ये चीज़ें ऐसे ऐसे कर लें? बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपके बॉडी पर डिपेंड करता है और आपकी मनोशक्ति पर भी डिपेंड करता है कि आप खुद को कितना बांध सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और बीच में करने में कोई हर्ज नहीं है, अनटिल एंड अनलेस वो लिमिट से ज़्यादा की जाए। तो मैं तो यही कहूँगी कि पहले तो ना करें, और अगर आप कर भी रहे हैं तो आप उसको कंपनसेट करने की कोशिश कीजिए कि मैंने बहुत तला भुना, बहुत ही अनहेल्दी चीज़ खाया है। कुंजल क्रिया के बारे में, विरेचन के बारे में, वमन के बारे में। तो ये तो तब है, मतलब देखिए आपको आपके स्वास्थ्य को भी मेंटेन करना है, तो भी आप हर साल एक तो वमन विरेचन कराइए, मीन्स पंचकर्म कराइए। और अगर आप किसी व्याधि से ग्रसित हो रहा है तो मेरी एडवाइस ये है कि जैसे ही कुछ इंडिकेशंस आपको लग रहे हैं कि आप अच्छे फील नहीं कर रहे हैं, तभी आप डॉक्टर को संपर्क कीजिए और इनिशियल एक्यूट स्टेज में ही इन सब चिकित्साओं को लेने की कोशिश कीजिए। क्योंकि होता क्या है कि लोग हर तरह से हार जाते हैं तो आयुर्वेद में आते हैं। नो डाउट हम ट्रीटमेंट करते हैं, रिजल्ट भी अच्छा मिलता है, बट तकलीफ पेशेंट को बहुत झेलनी पड़ती है, विलम्ब होता है, पेशेंस बहुत रखना पड़ता है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम पहले ही अवेयर रहें और टाइमली हम डॉक्टर को कंसल्ट करें और ये चिकित्सा लें। अपनी शादी विवाह की बात की कि आपको है ना एक तरीके से मनुहार की जाएगी भोजन के लिए, हम अगले दिन फास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन अगले दिन से पहले हम जब भोजन करके आए तो सोने से पहले क्या कुछ ऐसी चीज़ की जा सकती है जिससे कि वो भोजन रात में ही पच जाए और ठीक तरीके का हो जाएगा? एक्जैक्टली, पहले तो आप अपने टाइम का ख्याल रखिए कि मीन्स खाने के 3 घंटे तक तो नहीं ही सोए तो बेटर है। 8 बजे से पहले आपका खाना हो जाना चाहिए। अगर आप कहीं भी जा भी रहे हैं तो इस चीज़ का भी ख्याल रख सकते हैं। और अगर आपने खाया है तो फिर भी जैसे उष्ण जल सेवन करके सोएं, थोड़ा चक्रमण इम्पॉर्टेंट है। I mean, थोड़ा सा टहलिए, ये नहीं कि खाकर सीधे ही बैठ गए या लेट गए, सो गए, तो इसका थोड़ा दुष्परिणाम होता है आपके शरीर पे, तो ये थोड़ा ध्यान रखना होता है।
हम लोग किसी से मिलते हैं ना तो बिना चाय के चर्चा पूरी नहीं होती है भाजी। अब चाय के साथ में आप नमकीन ले रहे हैं, बिस्किट्स ले रहे हैं, तो हम लोग जैसे कहते हैं कि विरोधी व्यंजन है, ये आपस में साथ में नहीं खाना चाहिए। तो ऐसी कोई छोटी छोटी बातें जिसका आप सामान्य जीवन में हम लोग ध्यान नहीं रख पाते, लेकिन अगर रखेंगे तो दैट विल बी गुड फॉर योर हेल्थ। हाँ, जैसे आप कुछ भी इस अनहेल्दी चीज़ों को हेल्दी से रिप्लेस कर सकते हैं। सपोज़ आपने घर में ही बहुत सारी भुजिया, नमकीन एंड कचौड़ी रखी हुई है, राजस्थान में जैसे बहुत प्रचलन है कचौड़ी खाने की, तो आप उसको कहीं ना कहीं कट डाउन कर सकते हैं। आप मुरमुरे रखिए, इस टाइप की चीज़ें रखिए जो लाइट वेटेड है, सुपाच्य है, और आपको खाने में भी मज़ा आएगा। धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाती है उसकी। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगी, बिल्कुल आप टाइमली चाय लेते हैं लीजिए, 1 से 2 बार मैक्सिमम, इससे ज़्यादा भी नहीं लेनी चाहिए। और ना ज़्यादा चाय लेंगे तो ज़्यादा स्नैक्स खाने की आपकी इच्छा भी नहीं होगी, और अगर हो भी रही है तो उसको हेल्दी चीज़ों से रिप्लेस कीजिए। स्प्राउट्स, ग्रीन टी, येलो टी, ब्लैक टी, सब तरीके की। हाँ, हर्बल टी है, ये भी है, आप चाय को भी रिप्लेस कीजिए। इवन दूध की चाय को तो बिल्कुल ही रिप्लेस कर देना चाहिए, आई मीन ग्रीन टी और हर्बल टी से, है ना। तो जैसे आप देखते होंगे कोविड-19 में भी काफ़ी ऐसा था, है ना, आयुष काढ़ा और ये सब चीज़ें चली थी। तो वो ऐसा नहीं है कि कोविड अगर ओवर हो गया तो आपने अपने जीवन से ख़त्म कर दिया। मतलब वो इम्पॉर्टेंट इसलिए था, आपका इम्यूनिटी बूस्टर था, उसको आप निरंतर चालू रखिए किसी न किसी फॉर्म में। घर में भी उस तरह से हर्बल टी बना के पीजिए तो आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहेगी। बच्चों को भी मतलब प्रोत्साहित कीजिए कि ऐसा यूज़ करें। आभा जी, हम लोग बैठे हुए हैं इस समय, सिटिंग पोजीशन में है, और एक्चुअली आजकल सिटिंग जो है वो बहुत हो रही है। आईटी इंडस्ट्री में देखें आप, सुबह से लेकर के शाम तक बैठे हुए हैं, पसरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, और अपना लैपटॉप अपनी लैप पर रख करके, अपनी टेबल पे रख करके आप काम कर रहे हैं। एंड दैट इज़ द इशू कि बैक पेन जो है वो बहुत ज़्यादा होने लग गया है, और बहुत अर्ली एजेस में ये बैक पेन की समस्या जो है वो शुरू हो गई। इधर आपके पट्टा पहनना पड़ता है, सब कुछ चीज़ें हैं। सो इस बैक पेन से उबरने के लिए आयुर्वेद हमें क्या सलाह देता है? इसका तो बेस्ट ट्रीटमेंट तो योग है। मतलब अगर आप डेली योगा अभ्यास करें तो ये इशू नहीं आ सकता। और जैसे मैंने बताया कि कम से कम 30 मिनट्स तो आप डेली कीजिए। और जब आप अपने वर्किंग आवर के बाद फ्री हो रहे हैं तो भी कोशिश कीजिए कि थोड़ी सी स्ट्रेचिंग आप अपने बॉडी में करें टू द अपोजिट साइड, मीन्स है ना, तो वो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। और बैठने वाली जगह भी काफ़ी कंफर्टेबल वैसे पोजीशन में आप बैठें, पोस्चर अपना हमेशा स्ट्रेट अच्छा रखें, और पीछे भी आप ऐसी चीज़ें रखें जो आपके सपोर्ट के लिए हो, और पैरों के नीचे भी आप सपोर्ट रखिए जब आप लॉन्ग टाइम बैठ रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। सर्दियों में बिकॉज मौसम है, तो फाइनली हम लोग चूंकि कार्यक्रम के अंतिम भाग में है, सो वी वांट सम टिप्स फ्रॉम योर साइड कि इस समय सर्दियों के मौसम में हमें, आपने आंवले की बात की थी, आपने च्यवनप्राश की बात की थी, प्रॉब्लम ये भी हो जाती है आवाज़ कि हमें पता ही नहीं लगता कि च्यवनप्राश इतनी सारी कंपनीज के आ रहे हैं, हम कैसे पहचाने कि ये चीज़ अच्छी है या फिर ये चीज़ बुरी है? सामने वाला तो अपनी चीज़ को हमेशा अच्छा ही कहता है। अब इस पे तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी, बट फिर भी च्यवनप्राश कुछ नहीं है तो आप घर पे भी बना सकते हैं, बनवा सकते हैं। हमारे संस्थान में ही भी बहुत अच्छा प्योर मिलता है, जिसके लिए कोई मूल्य पे नहीं करना पड़ता है। और रही बात, आप अगर च्यवनप्राश नहीं खा सकते, जैसे कुछ लोग डायबिटिक होते हैं तो वो शुगर फ्री च्यवनप्राश भी ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का लें। आंवला जाना चाहिए किसी भी फॉर्म में, क्योंकि उसमें मेजर क्वांटिटी आंवले की होती है। और अगर ये भी नहीं है तो आप फ्रेश आंवला लेके खाइए, अपने घर में आंवले का पौधा लगाइए, उसका वृक्ष लगाइए और उसका फल खुद खाइए, पूजन भी करिए और फल भी लीजिए। एग्जैक्टली, आंवला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको कैंडीज के फॉर्म में, बच्चे अगर नहीं खा सकते तो कैंडीज के फॉर्म में खाइए। तो ये ऐसे कर सकते हैं आप यूज इन सब चीजों को। संदेश आपका हमारे दर्शकों के लिए? संदेश और भी है, मैं ये है बेसिकली कि दिनचर्या को, ऋतुचर्या को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। और जिस तरीके से धनतेरस मनाया जा रहा है, जैसे ये आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ ये धन ग्रहण करने का, संग्रहण करने का एक रिवाज बन गया है कि हमने गहने खरीद लिए, बर्तन खरीद लिए। तो ये इतना ही नहीं है। जिस तरह से मैंने बताया कि भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था इस दिन, तो अगर आप भगवान धन्वंतरी की पूजा करके भी अगर इस दिन को मनाएंगे और उनसे अपने अच्छे स्वास्थ्य और आरोग्य का आशीर्वाद उनसे प्राप्त करेंगे, तो शायद आप धनतेरस को और भी अच्छे तरीके से मना पाएंगे। ये मेरा संदेश है इन्हें। और दूसरी बात, जैसे आज के बच्चे बहुत ज़्यादा फास्ट फूड और इन सब चीज़ों के लिए जा रहे हैं, स्विगी, जोमेटो, ये सब चीज़ें काफ़ी प्रचलन में है। तो इससे ये होता है, एक तो ईजीली सब चीज़ अवेलेबल हो जा रही है मोबाइल से, तो आप कभी भी किसी भी कोई खाने का टाइम नहीं, आपको ज़रा सी भूख लगी, आपने उसको ऑर्डर कर लिया, खा लिया, तो आपने अपने डाइजेशन की स्थिति नहीं देखी, आपका भूख की स्थिति नहीं देखी, तो ये आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। और दूसरी बात, जैसे खाना फ्रेश खाना चाहिए, गर्म खाना चाहिए।
उन्होंने कितने दिन पहले बनाया है, मतलब कैसे क्या डाला है, स्टील फूड है या फ्रेश जी। है, आपको नहीं पता और आप खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टाइम में या आपके बच्चे को आपको बहुत बुरा इफेक्ट डाल सकता है आपकी बॉडी पे। तो इसीलिए जंक फूड अवॉइड कीजिए, बाहर से खाना अवॉइड कीजिए, जितनी कोशिश हो अपने घर में घर बनाइए, पे फ्रेश बनाइए। खाना खाइए और स्वस्थ रहिए, और आयुर्वेद के सिद्धांतों को अच्छे से अपने जीवन में उतारिए और फॉलो कीजिए, नित्य व्यायाम कीजिए, यही मेरा संदेश है। फैंटास्टिक, आपने बहुत आराम से, बहुत रिलैक्स तरीके से हमें सारी की सारी बातें हमारे दर्शकों के साथ में साझा की। दैट इज लाइक तन की बात, मन की बात, धन की बात, और इन तीनों को मिलाते हैं तो जीवन की बात होती है, और इसी जीवन की बात को हमें सबसे साझा करने से फर्क पड़ता है। अगर आपको फर्क पड़ता है तो आपके फर्क पड़ने के साथ साथ में आपके परिवार को भी फर्क पड़ेगा। और एक अच्छा, वो कहते हैं ना कि न हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, तो आपका शरीर अच्छा होगा, आपका मन अच्छा होगा, आपका मस्तिष्क अच्छा होगा, आप खुश रहेंगे तो सब लोग खुश रहेंगे, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। तो आइए हम भी स्वास्थ्य का ये संदेश जो है सबके साथ में आगे बढ़ें, आगे बढ़ाएं, उसे बांटें। एक बार फिर से आप सभी को धन्वंतरि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम में अभी तक के लिए इतना ही। आभा जी, आपका बहुत धन्यवाद स्टूडियो में पधारने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।